चुनाव आयोग की घड़ी पूरी आ चुकी है और जिस तरह से लगातार अब 24 घंटे बचे हैं, यानी कि 12 घंटे का समय बचा है। सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी भी कर दी गई। इस पर सीपी ने इसकी रिव्यू की कि आखिर जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी की जा रही है, हर बूथ पर कहीं न कहीं कड़ी सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। लगातार हर जो पुलिस बूथ है उस वहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, यानी कि कल का जो चुनाव होना है वो कहीं न कहीं अलग ही देखने को मिलेगा। लेकिन साफ कहता है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तैनात कर दी गई और डीसीपी को और स्थानीय एसीपी और एसएचओ को भी गाइडलाइन जारी की गई कि किसी भी तरह से कोई हर बार कहीं न कहीं बूथों पर हंगामा होता नजर आता, कहीं न कहीं गलत डंडे इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी गाइडलाइन जारी की गई है। अब देखना ये होगा कि कल जब चुनाव शुरू होगा और शाम तक जिस राजनीति कहीं न कहीं गर्माती नजर आती है, क्योंकि हर राजनीति का आरोप लगाया जाता है कि कहीं न कहीं जो वोटिंग है उसको कैप्चर किया जाता है या उनके वोटों को धमकाया जाता है या उसको परेशान किया जाता है, यानी यही आरोप भी लगाया गया। वहीं बता दें चुनाव की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी चुनाव निष्पक्ष जांच के आधार पर की गई है और कोई भी ऐसा आरोप नहीं होगा जिसमें कि कोई दिक्कत होगी। यानी कहीं ना कहीं चुनाव का सीधा सा कहना है कि जो भी चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा, किसी पार्टी से किसी को लेना देना नहीं होगा। अब देखना ही होगा कि जब सुबह वोटिंग होगी और शाम तक जब वोटिंग समाप्त होगी तो क्या होगा, क्योंकि उसको लेकर के जिस तरह से पूरी तरह से ब्रीफिंग किया गया है, कुछ जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उसको लगातार है। वहीं वोटिंग बूथ की बात करें, वहीं ईवीएम रखने की बात करें कि जहाँ 10 सेंटर बनाए गए वहाँ पर भी पूरी तरह से व्यवस्था चौक कर दी गई है। यानी कोई भी समस्या होती है तो सामने कहना, लेकिन सीआरपीएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें तो पूरी रात को भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। सुबह से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं बता दें कि ऐसी कई समस्या सामने आ रही है, जो लिक्वर की बात करें या कैश की बात करें उसको भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कहीं न पिछली बार से इस बार कहीं ज्यादा सामग्री गिरफ्तार की गई है। दिल्ली साजिद चौहान। खबर दिल्ली से है, जहां संसद का बजट सत्र जारी है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरा है और वहीं अखिलेश यादव ने इस्तीफा देने की भी बात कह दी। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। का बजट चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। 2 मिनट में खड़े होकर कुंभ को मारे गए लोगों का मौन रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा इस पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा, प्रचार किया गया है कि 100 करोड़ की तैयारियां हमने की हुई है। अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे तो बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं अपने इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जहां सरकार बजट का आंकड़ा दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मारे गए लोगों के लिए भी आंकड़े देने चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की है कि महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। सरकार से पूछा, आंकड़े दबाए, मिटाए और छुपाए क्यों गए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा, कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। महाकुंभ का सरकार ने खूब प्रचार किया। हम लोग यह सुनते आ रहे हैं कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। अगर यह बात गलत है तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर अयोध्या से है, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुकी हैं। आखिर क्या कुछ है मतदान को लेकर तैयारी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए राजकीय इंटर कॉलेज से 414 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह का कहना है कि इस कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य रूप से भाजपा के चंद्रभान पासवान और सपा के अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि 210 मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग भी होगी और 25 मतदेय की स्थल की वीडियोग्राफी होगी और 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। 9 उड़नदस्ता, 9 स्टेटिक्स निगरानी की टीम, 6 वीडियो निगरानियों की टीम, साथ में 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान संपन्न कराया जाएगा और 3,70,829 वोटरों में से 1,92,984 पुरुष मतदाता है और 1,77,838 महिला मतदाता है। साथ थर्ड जेंडर की में भी मतदान करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा में 4811 नए युवा मतदाता भी वोट इस बार करते हुए नजर आएंगे। 255 मतदान केंद्र और 414 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या।
खबर अयोध्या से है, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आखिर क्या शिकायत की है, खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। तो मिल्कीपुर में कल 5 फरवरी को चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बीते सोमवार को जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपा है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने मांग की है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव जो पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए मतदान के लिए के दिन जो है पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप को पूर्ण करने के लिए दबाव बनाने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीठासीन अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में पर्ची उपलब्ध कराई जाए, जिससे मतदान के दिन कोई मतदाता मतदान से वंचित नहीं होने पाए। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि भाजपा के कई मंत्री व सांसद तथा विधायक राशन कोटेदारों और ग्राम प्रधानों को भाजपा के पक्ष में मतदान कराने की धमकी दे रहे हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर आगरा से है, जहां पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेक्शन जारी है और साल 2024 की तुलना में इस साल 4 गुना अपराधियों को सजा दिलाई गई है। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जीशान अहमद। आगरा में आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में ऑपरेशन कन्वेंशन जारी है। इस ऑपरेशन के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं 2024 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो समूचे उत्तर प्रदेश में आगरा अपराधियों को सजा दिलाने और फरियादियों को न्याय दिलाने में टॉप पर रहा था। वहीं अगर हम 2025 माह जनवरी की अगर बात करें तो इस माह में भी 4 गुना ज्यादा अपराधियों के खिलाफ आगरा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। वहीं तमाम ऐसे अपराधी थे जो हत्या, दहेज जैसे मामले थे, जिनमें आगरा पुलिस के द्वारा पैरवी करते हुए न्यायालयों से 20 साल की कारावास की सजा दिलाई है। कह सकते हैं कि आगरा पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस माह की अगर बात करें तो 167 मुकदमों में 227 अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने का काम आगरा पुलिस के द्वारा किया गया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर बलौदा बाजार से है, जहां त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आज नामांकन के आखिरी दिन 161 नामांकन दाखिल हुए। क्या है पूरी खबर, जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कल जिला पंचायत के चुनाव का अंतिम नामांकन पत्र और दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से कसडोल के विधायक संदीप साहू थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरी शंकर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने मोर्चा संभाला हुआ था। कल अंतिम दिन होने पर 161 नामांकन दाखिल हुए और 18 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। आपको बता दें कि इस वक्त जो चुनाव हो रहा है, पार्टियां अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है और जिला पंचायत में प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि घोषित कर रही है। और आपको बता दें कि जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सबसे प्रमुख चुनाव होता है, जहां पर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जहां पर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन का मुद्दा लेकर उतरी है। और पूर्व विधायक हमारा विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने बताया कि 18 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास है, नल जल योजना है, किसानों से हमने 21 क्विंटल और 3100 रुपये के भाव से लिया है और अब गांव-गांव में रोडों का निर्माण किया है और अभी हमने प्रधानमंत्री आवास पट्टा भी वितरण किया है। अब गांव के लोगों को स्वयं का वो मकान कहलाएगा। इस ये योजना को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिला पंचायत चुनाव में उतरी है। और आपको बता दें कि पंचायत स्तर पर ही यदि सरकार मजबूत होगी तो निश्चित ही आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में उसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो मत पड़ते हैं, बड़ी मात्रा एक तरफा मत पड़ते हैं, जिसके कारण ही प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार बनती है। और आने वाले समय बताएगा। फिलहाल जिला पंचायत के 18 नामांकन कल दाखिल हो चुके हैं और 161 प्रत्याशी अपने भविष्य दांव पे लगाए हुए हैं। और इसमें दोनों ही पार्टियों द्वारा कल बहुत जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया गया था। और उसके आप ये बताएं होंगे कि 18 में से किसके कांग्रेस की झोली में कितने जिला पंचायत सदस्य जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के झोली में कितना जाते हैं, लेकिन दोनों ओर से दोनों ही बड़े नेता लगे हुए थे। और ये 25 तारीख को पता चलेगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चल रही नेशनल गेम के बीच ताइक्वांडो में हुए भ्रष्टाचार और राज्य सरकार सख्त हो गई है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। ताइक्वांडो में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीधे तौर पर भले ही कार्रवाई की गई हो, लेकिन इस ताइक्वांडो के भ्रष्टाचार का सीधा संकेत, ये कह सकते हैं सीधा असर उन 38वें नेशनल मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या नेशनल गेम्स के सीईओ अमित सिन्हा हो, दोनों ही इस बात को लगा रहे हैं कि नेशनल गेम्स में भ्रष्टाचार हो रहा है। बात ताइक्वांडो की हो रही है तो फिर ओलंपिक संघ उस पर कार्रवाई करेगा, और ऐसे में सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जो कार्रवाई अभी तक हुई है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से खेलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार से ये खेल प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में खिलाड़ियों के ऊपर भी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए जरूरत है सख्त एक्शन लेने की, ठोस कार्रवाई करने की, ताकि भ्रष्टाचार पर कठोर लगाम लगाई जा सके और खेलों को इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जा सके। नेशनल गेम्स की कार्रवाई भी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से अब सरकार ने संजीदगी से काम करना शुरू किया, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार जैसे जो बेलगाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उस पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया और उस पर कार्रवाई के लिए तैयार भी की जा रही है। अब ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी तैयार है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन नरसिंह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। खबर जयपुर से है, जहां बजट सत्र के बीच में भजन लाल सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई। किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है, बता रहे हमारे सहयोगी भुवनेश टॉक। सरकार के बजट सत्र के दौरान आज सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निवास पर आयोजित इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। खास बात यह है कि बजट सत्र के बीच में बुलाई गई ये कैबिनेट की बैठक, इसमें मंत्रिपरिषद की बैठक को अलग रखा गया। केवल मात्र कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। उद्योग जगत से जुड़ी हुई नीतियों और बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड केस, सोसाइटी को लेकर, ऊर्जा विभाग को लेकर सहित अन्य मुख्य मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हुई। बात की जाए भजन लाल सरकार की, तो उनके द्वारा लगातार चिंता जताई जा रही थी कि कोटा के कोचिंग सेंटर में हो रही स्टूडेंट के द्वारा आत्महत्या के प्रकरण जो सरकार के लिए चिंताजनक थे, उन्हीं की रोकथाम के लिए भी इस विधानसभा सत्र में विधेयक पास हो सकता है। विधानसभा क्षेत्र में आने वाले बिलों का भी अनुमोदन किया गया। सहयोगी घनश्याम मिश्रा के साथ भुवनेश टॉक, इंडिया वॉइस, जयपुर। आगे बढ़ेंगे, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें श्याम लाल ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। पार्टी ने आज यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बेहद हाई रखा। संसद में जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार से तीखे सवाल करते हुए घेरने की कोशिश किया, वहीं राजधानी लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मिल्कीपुर चुनाव में बड़ी गड़बड़ी किए जाने की आशंका व्यक्त किया और कहा कि बीजेपी यहां हर हथकंडा अपना रही है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद सत्र में महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कही। इसके बाद अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। कहा कि जो सरकार AI बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात कह रही है, वह महाकुंभ हादसे में मारे गए लाशों की गिनती नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार मृतकों के आंकड़े छुपा रही है। जो लोग गायब हैं उनके परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं। खोया पाया केंद्र सेना के हवाले कर दिए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज महाकुंभ हादसे को लेकर कई तीखे सवाल भी किए। वहीं राजधानी लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और प्रवक्ता राजेंद्र।
खबर लखनऊ से है, जहां एक 15 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया और 14 सरकारी विभागों से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार दुबई में बैठे शातिर ठग ने यूपी पुलिस को बड़ी चुनौती दे डाली है। ठग ने सरकार से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर 15 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन करने में जुट गई है। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी का है, जहां के कई निवेशकों ने थाने में FIR दर्ज कराई है कि उनसे रकम दोगुनी करने के नाम पर समीर केसरी नाम के शख्स ने 15 करोड़ की ठगी किया है। इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद कई चौंकाने वाला पहलू भी सामने आया है। खबर मथुरा से है, जहां DPRO किरण चौधरी को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद क्या कुछ हुआ, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में आज सुबह मथुरा की जिला पंचायत राज अधिकारी यानी DPRO को किरण चौधरी को आज विजिलेंस की टीम द्वारा उनके आवास पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 70,000 रुपए की रिश्वत किसी व्यक्ति के द्वारा उनको दी गई और उसी समय विजिलेंस की टीमें आती हैं और उनको गिरफ्तार कर लेती हैं। सूत्रों से पता लगा है कि जो विजिलेंस की टीमें हैं वो इंद्रप्रस्थ उनके आवास पर पहुंचती हैं और उनको गिरफ्तार करके लखनऊ ले गई हैं। लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी यह कहना मुमकिन नहीं है कि विजिलेंस की टीम उनको लखनऊ ले गई हैं या आगरा ले गई हैं। और जो किरण चौधरी DPRO हैं वो PCS अधिकारी हैं और काफ़ी दिन से यहाँ पर कार्यरत हैं। मथुरा में उन काफ़ी दिनों से कार्य कर रही थी, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा उनको ट्रैप कराया गया है और रिश्वत लेने का उनके ऊपर आरोप लगा है। 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर प्रयागराज से है, जहां भूटान नरेश के साथ CM योगी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। में आयोजित महाकुंभ में आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर बाकायदा मां गंगा से आशीर्वाद लेने आए। उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ ही साथ उनके साथ आस्था की संगम में एक बार फिर डुबकी लगाई। दरअसल भूटान नरेश यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने न सिर्फ जेठे हनुमान जी बल्कि अक्षय वट के भी दर्शन किए। तो कहा जा सकता है कि भूटान नरेश का कार्यक्रम पूरी तरीके से धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में जो एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल है उसके दर्शन किए। माँ गंगा में बाकायदा डुबकी लगाई, साइबेरियन पक्षी को दाना डाला। तो ये कहा जा सकता है कि भूटान नरेश का ये कार्यक्रम बहुत ही निजी और धार्मिक था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत करते हुए उनको पूरा साथ दिया। उनके साथ न सिर्फ स्नान में शामिल हुए बल्कि उन दर्शन स्थल पर भी गए जहाँ पर भूटान नरेश गए। तो कह सकते हैं कि कुंभ नगरी में तमाम VIPs का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। और जिस तरह से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले 26 फरवरी तक जब तक ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है, इस तरह के तमाम दृश्य और तमाम VIPs के आने के सिलसिले देखने को मिलेंगे। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार संदिग्ध गतिविधि वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर पुलिस की क्या नई रणनीति है, बता रहे हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। द्वारा लगातार संदिग्ध गतिविधि वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखती है जो जानबूझकर 4 पहिया वाहनों में ब्लैक फिल्म, पुलिस सायरन, वाहन में फर्जी पदनाम लिखकर एवं फर्जी ID दिखाकर धौस जमाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान नेहरू नगर चौक में
वाहन क्रमांक CG05 7335 वाहन चालक को रोककर वाहन के कागजात एवं लाइसेंस दिखाने को कहने पर वाहन चालक के द्वारा, जो कि सन्नी जैन शांतिनगर सुपेला निवासी है, अपने आप को बस्ती जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बिजली विभाग ने गरीब आदमी को 7 करोड़ का भारी भरकम बिल थमा दिया। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता बबुंदर यादव। और लापरवाही देखने को मिली है। ताजा मामला बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां मुलहू नाम के गरीब किसान हैं, जिनके नाम से बिजली विभाग के द्वारा 7 करोड़ 33 लाख का बिजली बिल दिया गया है। जहां पर इस बिल को देखते ही किसान पूरे बेहोश हो गए, जो कि देखा जाए कहीं ना कहीं किसान परेशान हो गए और उनके पूरे परिवार परेशान हो गए कि जो है हम घरेलू कनेक्शन लिए हैं और 7 करोड़ 33 लाख का कनेक्शन बिल आने से जो है काफ़ी परेशानी उनके सामने आ गई कि हम पूरी प्रॉपर्टी अपनी अगर हम बेच देंगे तो भी जो है हम इस बिजली का बिल जो है नहीं भुगतान कर सकते हैं। तो ऐसे में उनका पूरा परिवार परेशान हो गया और इसकी शिकायत उन्होंने जब फिर से की, मतलब इस तरीके से हमारा इतना कर नहीं, इसके पहले 75,000 का बिल आया था। तो ठीक है हम लोग, लेकिन जब जांच के दौरान जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा गांव में जो है जाकर चेकिंग कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने बताया कि आपका 7 करोड़ 35 लाख का बिजली बिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस चीज़ की जानकारी जो है बिजली विभाग के अधिकारियों को है, तो अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये कहीं ना कहीं ये कुछ गलतियाँ हैं जिसको सुधार किया जाएगा और इसको दिखवा करके जो है सुधार किया जाता है। तो आखिर में क्या किसान इस तरीके से अगर परेशान हो जाए तो इतनी बड़ी गलती बिजली विभाग के द्वारा कैसे हो जाती है और ये उसको बहुत हल्के में नॉर्मली लेते हैं। तो आखिर में कहने के अपने आप में ये उनकी घोर लापरवाही मानी जाती है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और मामले को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन कांग्रेसियों ने क्यों किया है प्रदर्शन, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश। जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कुंभ में हुई मौत को लेके आंकड़े जारी करने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दूं कि दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और कुंभ में हुई जो मौत हुई भगदड़ के दौरान उनके आंकड़े जारी करने के लिए लोगों को कहा कि ज्ञापन दिया और जिला अधिकारी के पास पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। कहा कि खबर सहारनपुर से है, जहां 25 फरवरी तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर जिला अधिकारी मनीष बंसल ने आदेश जारी किया है, लेकिन प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, बता रहे हमारे संवाददाता शहनवाज। मांझे से लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आज एक आदेश जारी किया है। आपको बता दें पूरा मामला जनपद सहारनपुर का है, जहां पर पूरे जनपद में धारा 163 लागू कर दी गई है। 25 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति छतों के ऊपर पतंग नहीं उड़ा पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग करता है या कोई भी इसका भंडारण करता है या कोई भी दुकानदार इसको बेचता है तो उस पर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत जेल भेजा जाएगा। अपने सहयोगी के साथ शाहनवाज मलिक, इंडिया वॉइस सहारनपुर। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।